हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग पहला जो टॉपिक होगा वो पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को परिभाषित करने हेतु परीक्षण आवश्यक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश है, इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास, तुलसीदास का जन्म स्थान, आपदा पूर्व चेतावनी हेतु राहत वाड़ी केंद्र, उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे, अयोध्या में आध्यात्मिक पर्यटन का उदय, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा हब, नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता के लिए जुर्माना, उत्तर प्रदेश की अर्धचालक या सेमीकंडक्टर नीति, मुरादाबाद का पीतल बर्तन उद्योग। उसके बाद एमएसएमई के लिए उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है, इस पे चर्चा होगी। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क, उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रवेश करेगा। स्वच्छ वायु लक्ष्य में विविध प्रगति, उत्तर प्रदेश में 5 और हवाई अड्डे बनेंगे। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि, दिव्य अयोध्या ऐप। उसके बाद लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में यूपी अग्रणी है, इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के लिए अनुकूल है। अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा, इसके बारे में बात करेंगे। यूपी सरकार ने एईडा, यूपी एईडा के विस्तार के लिए 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला है अभ्यास अयुत्थाया और इंडो थाई कॉर्पेट। उसके बाद अयोध्या राम मंदिर के बारे में भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश को अपनी आतिथ्य संस्कृति से परिचित कराने का अवसर है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद राम मंदिर प्रतिष्ठा, इस दिन राज्यों ने अवकाश घोषित किया, इसके बारे में बात करेंगे। रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए 16,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। अयोध्या में भीष्म क्यूब। उसके बाद कानपुर में जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। उसके बाद है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2024 और लास्ट में हम लोग देखेंगे खेलो उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में घटित घटनाएं जो कि जनवरी में घटित हुई हैं 2023 के, उसके बारे में चर्चा हो जाएगी। तो इन सभी टॉपिक्स को, लगभग 32 टॉपिक्स हैं, इनको कंप्लीट करेंगे हम लोग 3 क्लासेस में। एक क्लास में लगभग 10 न्यूज़ लेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर। और एक बात और है कि इस वीडियो में हमारा जो न्यूज़ है, जिस क्रम में ये हम लोगों ने टॉपिक रखा हुआ है उस क्रम में शायद ना हो, तो वो ठीक है, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले न्यूज़ की ओर। पहला न्यूज़ है पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल। इसके बारे में क्या है, 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृंदावन में सोबिंद गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे सोबिंद गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद क्या है, यह पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल ऑल गर्ल सैनिक स्कूल है, जिसमें लगभग 870 छात्र हैं। यह सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों या निजी या राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी मोड में 100 नए स्कूल स्थापित करने की पहल के तहत बनाया गया है। आगे है, देखिए यहाँ पे क्रम उल्टा हो गया है, ऑल गर्ल सैनिक स्कूल जो है यहाँ पे आ गया है। तो आगे क्या है, इसमें से 42 स्कूल पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। कितने स्थापित करने हैं, 100 स्थापित करने हैं, 42 स्कूल पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। इसे सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छा रखने वाली लड़कियों के लिए आशा की किरण के रूप में वर्णित किया गया है। वर्ष 2019 में मिजोरम में सैनिक स्कूल छिंगछिप में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राजनाथ सिंह ने चरणबद्ध तरीके से सैनिक स्कूल में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी दी थी।
100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित बेहतर कैरियर के अवसर प्रदान करता है। तो ये था ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल के बारे में। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की अर्धचालक या सेमीकंडक्टर नीति के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य की सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने का आदेश दिया है। यह निर्णय तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था में अर्धचालकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022 में वैश्विक अर्धचालक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र से 950 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर चिप सेक्टर ने पिछले 2 वर्षों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा अर्धचालक विनिर्माण सेवाओं जैसे सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए प्रोत्साहन दी जा रही है। वर्ष 2021 में भारत ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI की घोषणा की है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निर्माण इकाइयाँ मिक्स्ड सेमीकंडक्टर, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर, असेंबली एंड टेस्ट यूनिट, पैकेजिंग यूनिट्स एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। वैश्विक अर्धचालक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश की नीति के तहत वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन के वितरण का प्रावधान किया जाना चाहिए। आगे है सेमीकंडक्टर अर्धचालक क्या होता है। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक एक चालक और कुचालक के बीच विद्युत चालकता में मध्यवर्ती क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का एक वर्ग होता है। अर्धचालकों का उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। इस तरह के उपकरणों को उनकी कॉम्पैक्टनेस, विश्वसनीयता, विद्युत दक्षता और कम लागत के कारण व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर। ये तो यहीं पे था, हो गया है ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल। अब अगला न्यूज़ है हमारा पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को परिभाषित करने हेतु परीक्षण आवश्यक। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश है। चलते हैं इसको देखते हैं। पूजा अधिनियम 1991 किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को स्पष्ट नहीं करता है और प्रत्येक मामले में इसे केवल मौखिक तथा लिखित दोनों साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 धार्मिक स्थलों को किसी अलग धर्म या संप्रदाय के पूजा स्थल में बदलने पर रोक लगाता है। यह किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक पहचान को संरक्षित करने का भी आदेश देता है, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था। (1991) में लागू किया गया यह फ्लैश ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के 1 साल पहले संसद ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 लागू किया था, जो एक महत्वपूर्ण कानून था जो किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है और रख रखाव का प्रावधान करता है। आगे है ज्ञानव्यापी मामला। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व और धार्मिक पहचान से संबंधित एक कानूनी लड़ाई है जिसमें एक मस्जिद तथा एक मंदिर दोनों हैं।
हिंदूवादी का तर्क है कि मस्जिद स्थल साहित्य पूरा क्षेत्र मूल रूप से स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर को समर्पित एक मंदिर था। उनका दावा है कि ज्ञानवापी भूखंड पर स्थित इस मंदिर को वर्ष 1669 में सम्राट औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था। न तो सरकार और न ही सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट रुख अपनाया है। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनवाई थी। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। वर्ष 1991 में इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञानवापी मस्जिद को किसने बनवाया, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन ठोस ऐतिहासिक जानकारी दुर्लभ है। आमतौर पे यह माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया गया। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराने का दावा किया है। 635 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग ने अपने लेखन में मंदिर और वाराणसी का वर्णन किया है। ईसा पश्चात 1194 से 1197 तक मोहम्मद गौरी के आदेश से मंदिर को काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया गया था और पूरे इतिहास में मंदिरों के विध्वंस और पुनर्निर्माण की एक श्रृंखला शुरू हुई। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनका पुनर्निर्माण किया गया। ईस्वी 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से मंदिर को अंततः ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। तो ये था इसका पूरा मामला। न्यूज़ आगे क्या कहता है कि अब यहाँ पे क्या है कि वो हमारा न्यूज़ हो जाता है समाप्त यहाँ तक। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ हमारा है उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्य वर्ष 2017 में 14वें स्थान से बढ़कर 2018 में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह उत्तर प्रदेश को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और उस दिशा में गंभीर प्रयास भी देखे गए जब फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS आयोजित किया गया। इसमें कुल 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्सव में सूचना प्रौद्योगिकी और इसकी सक्षम सेवाओं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों, निर्माताओं तथा निर्यातकों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान किया गया। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई 25 क्षेत्रीय नीतियों के अलावा एक आकर्षण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI नीति को 80% तक अग्रिम भूमि सब्सिडी, 35% तक पूंजीगत सब्सिडी और निवल राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहनों की पेशकश की गई थी। जापानी कंपनी फूजी सिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड इस नीति के तहत सब्सिडी पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। सब्सिडी देने की पूरी प्रक्रिया 3 दिन के रिकॉर्ड समय में पूरी की गई। आवश्यक लाइसेंस और प्रमाण पत्र एकल खिड़की निकासी प्रणाली
निवेश मित्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके 8.8 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जो 37 से अधिक विभागों में 454 से अधिक लाइसेंस से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। पोर्टल ने पिछले 4 वर्षों में 97% की उल्लेखनीय सफलता दर के साथ NOC लाइसेंस के लिए 13 लाख से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई की है। इसकी शिकायत निवारण दर 93% है। निवेश सारथी एक निवेशक प्रबंधन प्रणाली है जो राज्य में निवेशकों और उद्यमियों को ऑनलाइन प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है। अगला हमारा न्यूज़ है तुलसीदास का जन्म स्थान अभी सुर्खियों में रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले के राजापुर गांव को विकसित करने का निर्णय लिया है। यह संत कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रामचरितमानस के महत्व के साथ इसके लेखन पर भी जोर दिया, जिनकी जन्मस्थली पर बड़ी संख्या में लोग पूजा करने आते हैं। तुलसी रामायण का रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामायण का पुनर्कथन है। रामचरितमानस की डिजिटल उपलब्धता को सक्षम करने के लिए आवास और विभिन्न अन्य प्रावधानों सहित पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 21 करोड़ की लागत से राजापुर गांव में तुलसी स्मारक के पास करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होगा। औषधीय पौधों वाला पार्क, छात्रावास, डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। वर्तमान समय में घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष पर है। प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं का लगातार विकास किया जा रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है आपदा पूर्व चेतावनी हेतु राहतवाड़ी केंद्र। हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहतवाड़ी केंद्र RBC का उद्घाटन किया है। RBC का कार्य आपदा पूर्व चेतावनी तथा पूर्वानुमान की जानकारी करना तथा समय पर राहत संबंधी वस्तुओं को पहुंचाना, ताकि कर्मचारियों को मुआवजे को सुव्यवस्थित किया जा सके। RBC की स्थापना 6 कर्मियों की एक टीम के साथ लखनऊ के लाल बाग में की जाएगी। यह एक एकीकृत आपदा जोखिम प्रबंधन स्टैंक और एक कुशल तकनीकी वातावरण विकसित करने के लिए भारत मौसम विभाग, लखनऊ, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, इसरो के राष्ट्रीय रिपोर्ट सेंसिंग अनुप्रयोग, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ समन्वय करेगा। RBC के पीछे का उद्देश्य आम जनता को संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में उनके प्रभाव से 30 मिनट या 1 घंटा पहले सचेत करना है। सूचना समुदाय स्तर पर SMS अलर्ट, मोबाइल नोटिफिकेशन और अन्य माध्यमों से प्रसारित की जाएगी। वर्तमान में IMD के 38 स्वचालित मौसम स्टेशन और 132 स्वचालित वर्षा गेज स्टेशन राज्य में मौसम संबंधी सूचना प्रदान करते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणाली को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार और IMD 5 डॉपलर रडार और 2000 ARG स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश
एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है, जिसे वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लंबाई के आधार पर भारत के शीर्ष 10 में से उत्तर प्रदेश के 4 एक्सप्रेस वे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे के संचालन के साथ शीर्ष 10 में यूपी के 5 एक्सप्रेस वे शामिल हो जाएंगे। यह गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे और विकास को नया आकार देने हेतु महत्वपूर्ण तथा वर्ष 2025 में महाकुंभ पहले ही इस बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेस वे को शुरू करने की रणनीतिक पहल है। महाकुंभ से पहले ही इसको शुरू करने की रणनीतिक पहल है। गंगा एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे हो जाएगा। यह गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे और विकास को नया आकार देने हेतु महत्वपूर्ण तथा वर्ष 2025 में महाकुंभ से पहले ही इस बुनियादी प्रतीक्षित एक्सप्रेसवे को शुरू करने की रणनीतिक पहल है। आगे है, यह 594 किलोमीटर अनुमानित लंबाई वाला एक महत्वाकांक्षी पहल है। यह 594 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई वाला एक महत्वाकांक्षी पहल है। यह यात्रा दक्षता को फिर से परिभाषित करने और अपने विशाल गलियारे में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है। राज्य को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 12 जिलों 518 गांवों से होकर गुजरेगा, जिससे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। ये है गंगा एक्सप्रेस वे, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक ये होने वाला है। इसे शुरुआत में 6 लेन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है और इसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता में गंगा और रामगंगा नदियों पर बने 2 लंबे पुल शामिल हैं, जो बड़े विमानों को भी उतरने की अनुमति देते हैं। शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील के पास 3.50 किलोमीटर की हवाई पट्टी परियोजना की बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाती है। सार्वजनिक सुविधा बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे 9 सार्वजनिक सुविधा परिसरों की योजना बनाई गई है, जिसमें मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा तथा 15 स्थानों पर रैंप टोल प्लाजा प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक परिवहन लिंक नहीं है, बल्कि अपने एडवेंचर लैंडस्केप को अनुमानित बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के विस्तार का एक प्रमाण है। ये राज्यमार्ग व जिला मार्ग को भी गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। तो ये यहाँ पे है, ये चीज़ें भी, ये सारे राज्यमार्ग जो हैं और ये गंगा एक्सप्रेस से जुड़ने वाले हैं। राज्यमार्ग और जिला मार्ग ये सभी गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले हैं। अयोध्या में आध्यात्मिक पर्यटन का उदय। वर्ष 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और विकास कार्य पूरा होने के बाद से शहर में पर्यटन 10 गुना बढ़ने की संभावना है। राम मंदिर के उद्घाटन में 7,000 लोगों के आने की उम्मीद है। मंदिर खुलने के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण के अनुसार अगले महीने फरवरी तक प्रत्येक दिन 3 लाख से 5 लाख आगंतुकों का आने की संभावना है। भारत की अयोध्या में राम मंदिर भगवान राम की मूर्ति की बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। ये हो गई है। मंदिर के उद्घाटन की तैयारी में शहर में बड़े बड़े सुधार हुए हैं। अयोध्या के आध्यात्मिक पर्यटन में वृद्धि। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या में होटल की दरें कथित तौर पर बढ़ गई हैं, जिससे बहुत सी पहले ही बुक हो चुकी हैं। टेम्पल टाउन के लिए ट्रेनें
अमृत भारत ट्रेनें एक नई तरह की सुपरफास्ट ट्रेन जिसमें आधुनिक तकनीक, तेज़ गति, आरामदायक सफ़र जैसी कई सुविधाएं मिल सकती हैं। अगला न्यूज़ है उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा हब। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित परिव्यय वाली 125 परियोजनाएं हैं। परियोजनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सौर और वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से राज्य की 40% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। पहले चरण में बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 35,000 करोड़ रुपए की 4 बड़ी सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य सरकार को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए थे। अक्षय ऊर्जा योजना के तहत सौर ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का कुल निवेश में महत्वपूर्ण हिस्सा था। राज्य वर्तमान में लगभग 2152 मेगावाट और ऊर्जा उत्पन्न करता है। सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है 2152 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसमें से 372 मेगावाट तक स्वतंत्र रूप से पहुंच है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में सौर संयंत्र लगे हैं, जो राज्य में उत्पादित कुल सौर ऊर्जा का लगभग 60% है। राज्य का सौर ऊर्जा उत्पादन जो वर्ष 2017 में 279 मेगावाट के करीब था, पिछले 6 वर्षों में कई गुना वृद्धि देखी गई है, जिसमें राज्य सरकार की नई सौर नीति के तहत दिए गए प्रोत्साहन, छूट, रियायतें और पदोन्नति शामिल हैं। मौजूदा निवेश पाइपलाइन के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ग्रीनको ग्रुप द्वारा 17,000 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय पर 3,660 मेगावाट विद्युत उत्पन्न कराने वाली ऑफ स्ट्रीम क्लोज लूप पंप स्टोरेज परियोजना की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बखीरा पक्षी अभयारण्य में 50 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत एनटीपीसी द्वारा अयोध्या में 165 एकड़ भूमि पर 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। परियोजना का एक हिस्सा पहले ही शुरू हो चुका है और शेष मार्च 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। अगला न्यूज़ है नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता के लिए जुर्माना। नाबालिगों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता या वाहन मालिकों पर 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने के प्रावधान को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। परिवहन विभाग के उद्योग से सहयोग से सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न माध्यमों से सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 199(a) के तहत यह रेखांकित किया गया है कि किशोरों द्वारा किए गए मोटर वाहन संबंधी अपराधों में केवल उनके अभिभावक या वाहन मालिक को जवाबदेह ठहराया जाएगा। निर्धारित सजा में 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना शामिल है। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोहिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के अनुसार सड़क दुर्घटना में होने वाली 40% मौतें नाबालिग शामिल है। अधिकारियों ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को सख्ती से पालन करने का आग्रह किया और सभी शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता अभियान चलाने की बात की है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में संशोधन यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड लगाने, लाइसेंसिंग और इसके प्रशासन की सुव्यवस्थित करने तथा देश में सड़क सुरक्षा की खराब स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है।
यह एक मोटर वाहन दुर्घटना निधि का प्रावधान करता है जो भारत में सभी सड़क परियोजनाओं को कुछ दुर्घटनाओं के लिए अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का भी प्रावधान करता है। अगला टॉपिक है मुरादाबाद का पीतल बर्तन उद्योग। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से धार्मिक मूर्तियों, विशेष रूप से भगवान राम की मूर्तियों की मांग में वृद्धि के रूप में हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप मुरादाबाद के पीतल के बर्तन उद्योग के पुनरुत्थान को प्रोत्साहन मिला है। मुरादाबाद की स्थापना वर्ष 1600 में मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे मुराद ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शहर को मुरादाबाद के नाम से जाना जाने लगा। यह पीतल के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसने पूरे विश्व में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पीतल के बर्तन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व और एशिया जैसे देशों में निर्यात किए जाते हैं। इसलिए मुरादाबाद को ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में एक शहर है। यह 1600 में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद द्वारा स्थापित किया गया था। नतीजन शहर मुरादाबाद के रूप में जाना जाने लगा। यह मुरादाबाद जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। मुरादाबाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से रामगंगा नदी के तट पर 167 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पीतल हस्तशिल्प के अपने विशाल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है और इस प्रकार इसे ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न जातियों और धर्मों के करीब 4 मिलियन नागरिक रहते हैं। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में खुद के लिए एक जगह बना है। आधुनिक कारीगरों द्वारा बनाए गए आधुनिक, आकर्षक और कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने और ट्रॉफियाँ मुख्य शिल्प हैं। आकर्षक पीतल के बर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों को निर्यात किए जाते हैं। हाल ही में आयरन शीट, मेटल वायर, एल्यूमीनियम, आर्ट वर्क और ग्लासवेयर जैसे अन्य उत्पादों को विदेशी खरीदारों की आवश्यकता के अनुसार भी शामिल किया गया है। मुरादाबाद से कई करोड़ में मेंथा भी निर्यात किया जाता है। ये उत्पादन विदेशी बाजार में बहुत लोकप्रिय हैं और हर साल हजारों करोड़ में निर्यात किए जाते हैं। विशेष रूप से यूरोप, अमेरिका, इटली और अन्य देशों में निर्यात में लोकप्रियता में वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में निर्यातक अपनी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं और अपना निर्यात शुरू कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा घोषित 7 औद्योगिक गलियारों में से औद्योगिक नीति 1999 से 2002 में मुरादाबाद उनमें से एक है। पीतल, तांबे और जस्ता की एक मिश्र धातु है। पीतल तांबे और जस्ता की एक मिश्र धातु है जो अपनी उल्लेखनीय कठोरता तथा व्यवहारिकता के कारण ऐतिहासिक व स्थायी महत्व रखती है। 1980 के दशक में पीतल, लोहा और एल्यूमीनियम जैसे विभिन्न धातु के बर्तनों की शुरुआत के साथ उद्योग में विविधता आई। इस विस्तार से मुरादाबाद के कला उद्योग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेकरिंग और पाउडर कोटिंग जैसी कई तकनीकें विकसित हुई हैं। मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट वर्ल्ड मार्क को भौगोलिक संकेत टैग GI टैग प्राप्त है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार विदेशी और विशिष्ट उत्पादों तथा कला को प्रोत्साहित करती है। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य स्थानीय कला कौशल का संरक्षण एवं विकास, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, आय और स्थानीय रोजगार में वृद्धि, उत्पादन की गुणवत्ता और कौशल विकास में सुधार, उत्पादों को कलात्मक तरीके से बदलना, उत्पादन को पर्यटन से जोड़ना, आर्थिक
तथा आर्थिक मतभेद और क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दे को हल करना, ये उद्देश्य है एक जिला एक उत्पाद का। राज्य स्तर पर सफल कार्यान्वयन के बाद एक जिला एक उत्पाद